कैसे हैं आप सभी। आ, आज की कक्षा में हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग ना हम लोगों ने अनुप्रास का अध्ययन किया। अब आज की कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, यमक का अध्ययन करेंगे और उसी क्रम को बढ़ाते हुए जितने भी शब्दालंकार, अर्थालंकार इत्यादि हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं यमक अलंकार। सबसे पहले हम यमक का अर्थ क्या समझते हैं। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है यमक का अर्थ क्या होता है, युग्म। क्या होता है, युग्म। दो का जब ग्रुप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, युग्म, युगल। ठीक है, युगल या युग्मक, युग्मक, युगल, जोड़ा इत्यादि बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यमक को बोलते हैं। यमक का अर्थ ही होता है युग्म, ठीक है, या जोड़ा दो का। ठीक है, तो सत्यर्थे इसका लक्षण क्या दिया गया है। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सन्निते क्रमेण तेनेवा वृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। अर्थात क्या है, सत्यर्थे क्या होना चाहिए, सत्यर्थे अर्थवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों पदों को अर्थवान, जो दोनों युग्मक होंगे दोनों को अर्थवान होना चाहिए, दोनों का अर्थ होना चाहिए। परंतु क्या होना चाहिए, दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। दोनों दोनों अर्थवान होना चाहिए, दोनों पद अर्थवान होना चाहिए और दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। ठीक है, एक अर्थ नहीं होना चाहिए। हमने लाटा अनुप्रास में पढ़ा था दोनों का एक अर्थ होता है, परंतु यहाँ दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। स्वर व्यंजन सन्नते, ठीक है, स्वर व्यंजनों का एक साथ, वैसे ही जिस तरह प्रथम पद में होता है वैसे ही दूसरे पद में उसका रिपीटेशन होता है। क्रमेण तेनेवा वृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। अर्थात क्रम से, जैसे प्रथम पद में स्वर और व्यंजन का क्रम होता है वैसे ही द्वितीय पद में भी स्वर और व्यंजन का क्रम होगा और उसी क्रम से वो आएंगे जिस क्रम से वो प्रथम पद में होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा, सत्यर्थे अर्थात अर्थवान होना चाहिए। दोनों पदों का क्या होना चाहिए, दोनों युग में जो आएंगे, मान लीजिए यहाँ राम है और यहाँ पुनः राम आया है तो ये दोनों अर्थवान होना चाहिए। ठीक है, पृथक अर्थ आया, दोनों का पृथक पृथक अर्थ होना चाहिए। स्वर व्यंजन सन्नते क्रमेण तेनेवा वृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। अर्थात जिस क्रम में ये यहाँ पे स्वर और व्यंजन आ रहा है उसी क्रम में स्वर और व्यंजन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं। आइए इसके उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या है, अर्थवान पदों के होने पे दो अलग अलग अर्थ वाले पदों की यदि स्वर सहित व्यंजन समुदाय की, स्वर व्यंजन सन्नते है ना, स्वर सहित व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से दोबारा आवृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसके आवृत्ति उसी क्रम में होनी चाहिए। यहाँ पे उदाहरण देखिए, दमो है और मोदह है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्रम में आवृत्ति हो रहा है। दमो के स्थान पे दमो ही होता तो ये यमक अलंकार होता, परंतु दमो के स्थान पे मोदह हो गया, सरह के स्थान पे रसह हो गया तो ये यमक अलंकार में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी क्रम से यहाँ पे उसकी आवृत्ति, पदों की आवृत्ति नहीं हुई। दोनों पदों में कभी कभी दोनों पद सार्थक भी होंगे और कभी कभी दोनों पद निरर्थक भी होंगे। केवल क्या, अनुप्रास की छटा बढ़ाने के लिए प्रथम पद या द्वितीय पद ले लिए जाएंगे। ठीक है, कभी एक पद सार्थक भी होगा, सार्थक अर्थात 100 अर्थ होगा, और कभी दूसरा पद निरर्थक भी हो सकता है। तो आइए इसे ही हम देखते हैं कि कैसे एक पद सार्थक हो जाता है, एक पद निरर्थक हो जाता है और यमक अलंकार होता है। अब हमारा क्या उदाहरण है, नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत स सुरभिम सुमनोहरे है। ठीक है, अब नव पलास, नव पलास पलास वनम,
यहाँ जो हमने क्या कहा आपको, दोनों समान पद होने चाहिए, दोनों समान क्रम में, स्वर व्यंजन जिस क्रम में प्रथम पद में है उसी क्रम में दूसरे पद में भी आवृत होने चाहिए। आवृत होने चाहिए मतलब रिपीट होने चाहिए, आने चाहिए उसी क्रम में, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पलास है और यहाँ भी पलास आ रहा है, तो उसी क्रम में आवृत हो रही है, कहीं पे कोई ये तो नहीं है, बीच में कोई अवरोध तो नहीं हो रहा है। अब नव पलास, अर्थ दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, पृथक अर्थ हमने देखा था ना, उसमें सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेनेवा वृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। पृथक अर्थ होना चाहिए, दोनों पदों का क्या होना चाहिए, पृथक पृथक अर्थ होना चाहिए। तो आइए उसे ही देखें। नव पलास अर्थात नव पलास क्या होता है, जब नए नए पल्लव आ जाते हैं वृक्षों में, नए पल्लव का आ जाना। ठीक है, नव पलास अर्थात नए पल्लव, पलास मने पल्लव, नए नए जो पलास आ जाते हैं, नए नए जब पत्तियां आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, नव पलास। अब यहाँ आ गया पलास वनम, वनम ही यहाँ इसको अलग कर रहा है। आप देख, पलास वनम अर्थात ढाक के वन, ढाक एक वृक्ष है, उसके जो समुदाय होते हैं उसी को वन बोलते हैं, वृक्षों के समुदाय को या ऐसे किसी समुदाय को ही वन बोलेंगे। तो ढाक के वन पुरह, पुरह अर्थात समीप है। पुरह जब कृष्ण भगवान जाते हैं तो उनके ही जब वो गमन करते हैं वन में, तो कैसा वन वन का दृश्य होता है, उसी का वर्णन यहाँ पे है। तो नव पलास पलास वनम, ऐसा हो गया है, सुंदर सुंदर नए नए पलास आ गए। कहाँ आ गए हैं, तो पलास वन में आ गए हैं। वो पलास वन कहाँ है, वह देखो पुरह अर्थात समीप में ही है, समीप में है। स्फुट पराग परागत पंकजम, स्फुट परागत परागत पंकजम, स्फुट पराग, यहाँ देखिए हमने दिया है, पराग मतलब क्या होते हैं, रज गण, यहाँ पे लिखे रज कण, रज कण होंगे यहाँ पे। ठीक है, जो नए नए जिसको हम लोग इंग्लिश में पिप्स बोलते हैं, जो पराग आ जाते हैं, जब पुष्प प्रफुल्लित होता है, जब स्फुट होता है, प्रस्फुटित होता है, तभी क्या वो पराग के कण दिखते हैं हमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्फुट परागत परागत पंकजम, ये पराग मतलब क्या हो गए, ये पराग मने हो गए, क्या हो गए ये रजकन। ठीक है, रज रज हो गए, जो पिप्स आ जात, रजगन। ठीक है, और परागत का क्या यहाँ अर्थ हो गया, ये बस ऐसे ही पूर्ति के लिए आ गया। ठीक है, उसी क्रम में उसकी आवृत्ति हुई है, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है ये। ठीक है, एक पद सार्थक भी हो सकते हैं, एक पद निरर्थक भी हो सकते हैं। तो पंकजम, स्फुट पराग परागत पंकजम, कोई कह रहा है अरे वो सामने देखो कैसे वन में कृष्ण भगवान समाचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कैसा वन का शोभा हो जाता है जब कृष्ण भगवान जाते हैं उस वन में। तो क्या हो रहा है, ऐसा मान लो पंकजम, पंकज है ना यहाँ पे, पंकज, पंकज क्या होता है, पंकज कमल नीरज सरोदी इत्यादि जो होते हैं वो किसके होते हैं, कमल के ही, कमल के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो मान लो कमल से कमल प्रस्फुटित हो रहा है और उसका पराग क्या है, धीरे धीरे निकल रहा है। वैसे ही छठा वाले वन में श्री कृष्ण भगवान समाचरण कर रहे हैं, अर्थात भ्रमण कर रहे हैं। यह कहाँ से लिया गया है ये बताएंगे, वैसे मैं बता दूं, यह शिशुपाल वध का पद्य है। ठीक है, तो नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट परागत पराग परागत पंकजम, पंकजम अर्थात कमल, पराग अर्थात जो पुष्प खिलता है और उससे जो रजकण निकलते हैं। ठीक है, वही परागत पंकजम, वही धीरे धीरे निकल रहे हैं, प्रस्फुटित हो रहे हैं। मृदु लतांत लतांत मलोकयत, क्या है, मृदुल अर्थात जो काफ़ी क्या होते हैं, कमज़ोर कमज़ोर, मृदुल अर्थात लता के जो अंत में नए नए मृदुल कोमल कोमल डंठल निकलते हैं। मृदुल लतांत मलोकयत, मृदुल लतांत दिख रहे हैं, मलोकयत हो रहे हैं, मलोकयत माने दिख रहे हैं। स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे,
एक सुरभीम का सौ वो कैसे हैं? तो सौ, ये सुरभीम का क्या हो गया? सुगंधित। सुगंधित। ये इसका क्या हो गया? ये वसंत ऋतु ऋतु। ऐसा ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा ऐसी छटा उभर कर सामने आ रही है, दिख रही है, मानो क्या है? वसंत ऋतु में बहने वाले सुगंधित पुष्पित हवा क्या है? बह रहे हैं और मन में मादकता उत्पन्न कर रहे हैं, मन को हर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हम यहाँ पे यमक अलंकार की पढ़ाई कर रहे हैं और पलास पलास दो जगह पलास आ रहा है। हमने आपको क्या बताया? अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम, दोनों के अर्थ होने चाहिए परंतु अलग अलग अर्थ होने चाहिए। एक अर्थ कहाँ पे होता है? लाटा अनुप्रास में होता है, जो कि अनुप्रास का भेद है, वो छूट गया है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो इसका है नवीन पल्लव। ठीक है, मैंने नीचे लिखा है, आप देख लेंगे, यहाँ से देखेंगे। पत्ते पल्लव और इसका ढाक का वन है, दोनों का अलग है। और स्फुट पराग परागत पंकजम, एक पद पराग का अर्थ हमने बताया आपको, जो पिप्स निकलते हैं, जो पराग निकलते हैं जब पुष्प खिलते हैं। तो यहाँ किसके खिलने से बोल रहा है? पंकज के खिलने से, अर्थात कमल के खिलने से जो पराग निकल रहे हैं उसकी उस छटा का वर्णन है यहाँ पे। मृदु लतांत अर्थात जो कोमल कोमल तने हैं वो क्या हो रहे हैं? दिख रहे हैं। स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरे। स सुरभिम, सुरभिम अर्थात सुगंधित। ठीक है, सुरभिम अर्थात वसंत ऋतु में, सुमनोहरे ऐसा लग रहा है मानो मानो वसंत ऋतु में क्या हो रहा है? वसंत ऋतु में जिस प्रकार हवा चलती है, सुगंधित हवा, वैसे ही हवा चल रही है। और वसंत ऋतु में ही क्या होता है? पुष्प प्रस्फुटित होता है, पराग दिखते हैं, मृदु लतांत दिखते हैं, नव पलास, नए पलास दिखते हैं और पलास वन में या ढाक के वन में नए नए पलास वाले, नए नए पल्लव वाले सारे वृक्ष पेड़ पौधे दिखते हैं। तो वही क्या कहता है? उसी वसंत ऋतु की छटा का वर्णन है यहाँ पे। तो दोनों अलग अलग हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। प्रथम लतांत निरर्थक है। कौन सा लतांत? प्रथम मृदु लतांत, लतांत मलोकयत, ये लतांत जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चूंकि हाँ, यहाँ अर्थ से हमारा कुछ मतलब नहीं होता है, हमारा क्या होता है? अलंकार की छटा बढ़ाना, इसके लिए हम पदों को ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्या है, वो बिना अर्थ कुछ भी हम ना इजुल फिजुल ले ले, ऐसा वाला नहीं है, अर्थवान होना चाहिए। तो क्या हो गया? ये देख लिया हमने। निरर्थक द्वितीय लतांत, लता के पत्ते, मृदुल पत्ते, ठीक है, कोमल कोमल पत्ते। सुरभिम सुगंधित, द्वितीय का क्या है? सुरभिम का अर्थ है वसंत ऋतु। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया प्रथम का। अब आइए हम दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अस्ति यद अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम, रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। ठीक है, अब देखेंगे, नीरजम है, नीरम है और नीर है यहाँ पे। ठीक है, दो दो आ रहे हैं। और मानसम मानसम, ये देखिए पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, हो रही है ना यहाँ पे भी, लेकिन ये तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम, क्या कहता है? यतो ही अर्थात यद्यपि सर्वत्र सभी जगह नीरम अर्थात पानी है। ठीक है, नीरज राजितम, उसमें कमल भरे पड़े हैं, कमल भरे पड़े हैं। किसमें पड़े पड़े? उस पानी में, उस नीर में कमल बहुत सारे क्या हो रहे हैं? पुष्पित हो रहे हैं, भरे पड़े हैं। रमते न मरालस्य अर्थात, रमते अर्थात मन लगना, मन नहीं लगता है। किसका मन नहीं लगता है? मरालस्य का। किसके बिना? कहता है मानसम,
मानसम बिना, मानसम, एक मानस का क्या अर्थ है यहाँ पे, एक मन है, और दूसरे मानस का क्या अर्थ है यहाँ पे, मानसरोवर है। ठीक है, दोनों क्या है, अर्थवान पद हैं, दोनों की समान रूप से पुनरावृत्ति हुई है, अतः कौन सा अलंकार होगा, ये यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो यद्यपि सर्वत्र पानी भरा, यद्यपि सर्वत्र नीर है और उसमें कमल भी राजित हो रहे हैं, कमल भी हैं, कमलों से, नीरज अर्थात कमलों से वो सारे तालाब, वह सारा पानी क्या हो रहा है, सुंदर है, सुंदर है, भरा पड़ा है, लेकिन उसमें क्या है, हंस नहीं है। क्यों नहीं है हंस भैया, मड़ालस्य मतलब क्या होता है, हंस होता है। अब क्यों नहीं है हंस भैया उसमें, क्योंकि कह रहा है रमते न मड़ालस्य मानसम, वहाँ पे क्या कहता है, हंस का मानस अर्थात मन रमन नहीं करता है, हंस को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। कहाँ अच्छा लगता है रम उसको, हंस को, तो मानसरोवर में, मानसम अर्थात मानसरोवर में ही अच्छा लगता है। मानसरोवर में भी बहुत सारे कमल रहते हैं, पानी रहते हैं, तो हंस को केवल वहीं अच्छा लगता है, और कहीं भी अगर मान लीजिए कि कमल भी हैं और पानी भी है, फिर भी उसका मन वहाँ पे रमन नहीं करता है। तो हमने, हमारा विषय था यमक अलंकार को समझना। यमक अलंकार में दोनों पदों की स्वर व्यंजन, स्वरों की भी और व्यंजनों की भी पुनरावृत्ति उसी क्रम में होती है। ठीक है, उसी क्रम में होती है, बिना किसी परिवर्तन के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोनों पदों का समान, दोनों पदों का अर्थ भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी यमक अलंकार पढ़ा, आप इसे देखिए, कोई भी दिक्कत आए तो आप बताएंगे। अगर चैनल अच्छा लगा हो, कुछ भी मैं स्पष्ट कर पाई हूँ आप सबों के सामने, तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।